असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू। अब हमारी असेसमेंट के ऊपर पूरी असाइनमेंट है कि हमने तयन करना है कि लैंड रेवेन्यू कितना होना चाहिए, उसकी मिकदार क्या हो, क्या कोई खास किस्म की असेसमेंट है या आम असेसमेंट है। तो उसके लिए लैंड रेवेन्यू जो है ना, इसका मतलब होता है मामला। हमारी आम टर्मिनोलॉजी में उर्दू में इसको मामला बोलते हैं, अदरवाइज दूसरे सेंस में मामला होता है रकम की शक्ल में। इसलिए कि जो लैंड रेवेन्यू से इनकम हासिल होती है उसको हम रेवेन्यू बोलते हैं। उर्दू में हम उसको बोलते हैं मामला, कि तुम्हारा मामला इतना है जमीन को इस्तेमाल करने की मद में, अबयानी की मद में, और ये जो तुम पूरे साल की जो फसल इंजॉय की है तो उसका मामला कितना है। तो उसका तयन करना भी तो जरूरी है। किसी अमीर और गरीब को देख के ये मामला तय नहीं होता, असेसमेंट ऐसे नहीं हो जाती। तो अब कहते हैं ऑल लैंड टू व्हाट एवर पर्पस, तमाम जमीन चाहे उसके लिए जो भी पर्पस हो, किसी पर्पस के लिए हो अप्लाइड, एंड वेन एवर सिचुएट, और कहते हैं जहां कहीं भी वकू पजीर है, इज लाइबल टू द पेमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू टू गवर्नमेंट। कहता है कि वो जिम्मेदार है जमीन कि उसकी मद में आप गवर्नमेंट को मामला अदा करेंगे, रेवेन्यू अदा करेंगे। तो ये उसने एक जनरल रूल दिया 56 में, असेसमेंट का एक जनरल रूल दिया। उसने कह दिया कि कोई भी जमीन है कहीं भी वकू पजीर है, वो मामले से बच नहीं सकती, उसका मामला हर सूरत में अदा करना पड़ेगा। लेकिन फिर उसी में, इसी जनरल रूल में उसने एक्सेप्शन दिए, और एक्सेप्ट कहते हैं कि सिवाय ABCDE, ये 4 केस उसने बताए कि इन केसेस में आप जमीन का मामला नहीं ले सकते। तो कहते हैं कि सच लैंड एज हैज बीन होली एग्जम्प्टेड फ्रॉम दैट लेबिलिटी बाय स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट विद गवर्नमेंट। अगर ऐसी जमीन उसको खास तौर पर मामले से, रेवेन्यू से इस्तिस्ना दे दी गई, किस वजह से? क्योंकि गवर्नमेंट के साथ उस प्रॉपर्टी के हवाले से कोई खास कॉन्ट्रैक्ट है, और बाय द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, या कोई कानून जो मौजूदा वक्त में नाफिजुल अमल होगा उसमें लिखा हुआ हो कि ये फलां किस्म की लैंड जो होगी मामले से इस्तिस्ना हासिल होगी उसको। अब बी पे जो दूसरी एक्सेप्शन है, हमने पहली जमीन तो वो निकाली कि एक खास कॉन्ट्रैक्ट की वजह से, गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से ये जमीन मामले से इस्तिस्ना होगी, रेवेन्यू से इस्तिस्ना हासिल होगी। और दूसरी बात कि किसी कानून में लिखा हुआ, इस जो कानून में बात लिखी होती है इसको हम स्टैट्यूटरी प्रोविजन बोलते हैं, कि यह कानूनी शिक आ चुकी है कि मौजूदा कानून नाफिजुल अमल जो है वो ये कहता है कि इस किस्म की खास जमीन के ऊपर मामला जारी नहीं होगा। फिर बी पे जो दूसरी एक्सेप्शन है, सच लैंड एज इज इंक्लूडेड इन विलेज साइट, जो विलेज मंजर पेश कर रहा हो, तो ऐसी जमीन जो विलेज के खाते में आती हो तो उसके ऊपर भी मामला नहीं होता, क्योंकि विलेज तो फिर सकनी आबादी हो गई, आबादी आ गई, रिहायश पजीर में आ गया। तो जो रिहायशी घरों में जो जमीन आती है जिसके ऊपर ना तो कोई प्रोड्यूस पैदा होती है ना ही उनको पानी लगाया जाता है, तो उसको भी दूसरी एक्सेप्शन में डाला हुआ है कि वो ये जमीन के ऊपर भी आप लैंड रेवेन्यू या लैंड मामला अदा नहीं करेंगे। फिर कहते हैं सी पे, सच लैंड एज इज इंक्लूडेड इन गवर्नमेंट लिमिट्स, या वो जमीन गवर्नमेंट की लिमिट्स में हो। अब मामला या रेवेन्यू हम किस लिए कलेक्ट करते हैं? गवर्नमेंट के लिए कलेक्ट करते हैं। अब गवर्नमेंट के लिए कलेक्ट करते हैं हम, अब गवर्नमेंट ही उसको ये कर दे, गवर्नमेंट के हजूर में ही वो जमीन मौजूद है, गवर्नमेंट के ही एरिया में वो जमीन मौजूद है, तो उस
गवर्नमेंट, क्योंकि हम कलेक्शन करते हैं गवर्नमेंट के लिए और वो जमीन ही गवर्नमेंट की है, तो फिर गवर्नमेंट से कलेक्शन कैसे करेंगे? तो उस वाली जमीन के ऊपर भी मामला जो होगा वो माफ होगा। फिर कहता है डी पे, लैंड ऑन विच प्रॉपर्टी टैक्स अंडर द अर्बन इमूवेबल प्रॉपर्टी टैक्स एक्ट 1958 एक्ट 5 ऑफ 1958 इज पेएबल। तो ऐसी लैंड जो अर्बन एरिया में हो और उसके ऊपर 1958 इमूवेबल अर्बन इमूवेबल प्रॉपर्टी टैक्स लागू होता हो, तो वो जमीन भी मामले से रिलीज की जाएगी, एक्सेप्ट उसको इस्तिस्ना हासिल होगी। फिर ई पे कहता है कि वेस्ट एंड बैरन लैंड नॉट अंडर कल्टीवेशन फॉर अ कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 6 ईयर। तो अब कहते हैं कि बैरन बंजर और वेस्ट लैंड जिसके ऊपर सैलाब आ जाए या बंजर जमीन पड़ी हुई है, कम अज कम 6 साल तक उसके ऊपर काश्तकारी ना की हो। तो 6 साल तक जिस जमीन के ऊपर काश्तकारी ना हुई हो वो जमीन भी एक्सेप्शन की मद में आएगी और उसके ऊपर भी लैंड रेवेन्यू असेस नहीं होगा। फिर नंबर 2, क्लास 1 में उसने कह दिया कि जब उसने क्लियर बात कह दी कि कोई भी जमीन है जहां भी वकूफ पजीर है उसके ऊपर लैंड रेवेन्यू लगेगा। फिर उसने 5 एक्सेप्शनें बताई। 5 एक्सेप्शन के बाद अब क्लास 2 आ गई कि लैंड रेवेन्यू शैल बी असेस्ड इन कैश। तो दूसरी बात उसने कही कि अगर जब भी हम इसकी तशखीस करेंगे मामले की कि कितना होना चाहिए, तो वो रकम की मद में होगा, ना कि किसी गिफ्ट की शक्ल में होगी, ना हिब्बा की शक्ल में होगी, ना प्रॉपर्टी की शक्ल में, ना बदल की शक्ल में होगा। फिर थर्ड में कहता है लैंड रेवेन्यू में बी असेस्ड एज अ फिक्स्ड एनुअल चार्ज पेएबल इन लम्प सम आर बाय इंस्टॉलमेंट। तो कहते हैं कि दूसरी बात भी हमें पता चल गई कि ये 1 साल में अदा किया जाएगा और या तो लम्प सम यकमुश्त उसी वक्त दे देंगे अगर किसी की फसल अच्छी नहीं हुई या उसके कर्जा जात बहुत ज्यादा है, ये भी मैं कह रहा हूं। अदरवाइज अक्साद का भी जिक्र आया है कि अगर कोई यकमुश्त अदा नहीं कर सकता तो कानून में गुंजाइश रखी हुई है कि आप उसको एक साथ में भी वसूल कर सकते हैं। फिर कहते हैं कि बी पे इन द फॉर्म ऑफ प्रेस्क्राइब्ड रेट्स पर के एकड़। तो अब कहता है कि वो किस शक्ल में होगी? जो रेट्स बयान किए गए हैं गवर्नमेंट की शक्ल में। गवर्नमेंट जब पंजाब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जारी करता है गवर्नमेंट की परमिशन के साथ कि हम पर एकड़ के हिसाब से कितना मामला होना चाहिए, तो उस हिसाब से होगा। लेकिन शर्त उसने लिखी पर एकड़। 1 एकड़ में 8 कनाल जमीन होती है। उन 8 कनालों के ऊपर जो है वो मामला फिक्स होगा, तजवीज किया जाएगा। और अदर यूनिट ऑफ एरिया एप्लीकेबल टू द एरिया रिकॉर्डेड एज सोन। तो कहते हैं कि अगर एकड़ पे नहीं लगाते हैं तो आप मुरब्बे पे लगा लें या मौजे के ऊपर एक शेड्यूल के हिसाब के मामला तय किया जाता है। अदरवाइज जो बेसिक चीज है वो कहते हैं कि एकड़ के ऊपर होना चाहिए। So matured or cultivated during any harvest or during any year, provided that, लेकिन शर्त ये है कि that land revenue shall not be assessed in the form of sliding scale varying annually according to the market price। लेकिन ये मना कर दी उन्होंने कि मार्केट वैल्यू के हिसाब से बढ़ती फ्लैक्चुअल रेट स्लाइडिंग स्केल से नहीं, कभी अप कभी नीचे, कभी अप कभी नीचे, ऐसे नहीं होगा। Varying annually according to the market price of any agriculture produce prevailing during a specified period of the year। तो किसी खास साल को मद्देनजर रख के मार्केट वैल्यू, प्रोड्यूस की मार्केट वैल्यू को मद्देनजर रख के आप इसकी जो होगी मामले की तशखीस नहीं करेंगे। ये एनुअली होगा, गवर्नमेंट के तरफ से जारी किया जाएगा, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नोटिस देगा। उसके बाद कहते हैं कि पर एकड़ के हिसाब से होगा। अदरवाइज कोई खास रूलिंग और जनरल प्रिंसिपल कोई मौजूद हो तो उससे हट के आप मुस्ततील पे भी लगा सकते हैं, मौजे के ऊपर भी लगा सकते हैं, जैसे हो। 6 आया ए कि notwithstanding anything contrary
contained in the section no land owner from Rabbi 1982-83 shall be liable to pay land revenue any rate or cess chargeable under the provision of this act if he owns, अगर उसने हासिल की हो। अब वो कहते हैं 1982 और 1983 जो मालिक आ रहा 1982 और 1983 से पहले, और उसने जमीन हासिल की हो इरिगेटेड नॉट एक्सीडिंग 21 2 एकड़, 2 एकड़ के ऊपर अगर उसकी जमीन 2 एकड़ है और वो 2 एकड़ से ज्यादा नहीं है तो उसके ऊपर भी उसको अन एक्सेप्शन में रखा हुआ है। अनइरिगेटेड लैंड नॉट एक्सीडिंग 5 एकड़, अब अगर 5 एकड़ जमीन है और वो अनइरिगेटेड है, मतलब कि अब यहाँ उसकी जो आपाशी होती है वो बारिश के जरिए होती है या ट्यूबवेल के जरिए होती है या किसी और तरीके से होती है, जो मतलब उसकी जो आपाशी हो कुदरत की तरफ से हो, तो उसके ऊपर अगर 5 एकड़ की जमीन है तो उसके ऊपर लैंड मामला वसूल नहीं किया जाएगा। ये 2 एक्सेप्शनें थी, 2 जो है 56 में और एक सी भी है। Irrigated and unirrigated land, the aggregate area of the which does not exceed 2 acre of irrigated land as determined under section 70B। तो अब कहते हैं कि अब एक बंदे के पास 2 किस्म की जमीन है, इरिगेटेड भी और अनइरिगेटेड भी। तो इरिगेटेड और अनइरिगेटेड में कम से कम 2 एकड़ अगर इरिगेटेड हैं तो फिर क्या नाम है उसको छूट मिलेगी। अगर 2 एकड़ से ज्यादा इरिगेटेड है, चाहे अनइरिगेटेड जितने भी हैं, तो उसके ऊपर लैंड रेवेन्यू की छूट नहीं मिलेगी। बेसिस ऑफ असेसमेंट, तो वो कहता है कि असेसमेंट की बुनियादें क्या होनी चाहिए, किस बुनियाद के ऊपर असेसमेंट होगी। तो कहते हैं कि the assessment of land revenue shall be based on an estimate of average money value of the gross produce of an estate or a group of estate in which the land concerned is situated। अब वो कहता है कि जो तशखीस की जाएगी मामले की, वो बुनियाद रखी जाती है कि इसके ऊपर एस्टिमेट ऑफ एवरेज मनी का हम तखमीना लगाएंगे और माल की वैल्यू किसकी होगी, आपका ग्रॉस प्रोड्यूस ऑफ एन एस्टेट एक मौजे को बोलते हैं, और ग्रॉस प्रोड्यूस जो इकट्ठी मौजे की एक ही प्रोड्यूस हुई है उसकी वैल्यू को मद्देनजर रख के हम जो है ना मामला रेवेन्यू तय करेंगे। और ग्रुप ऑफ एस्टेट या किसी बहुत सारे मौजों को इकट्ठा करके उसकी इकट्ठी इनकम ग्रॉस वैल्यू को इकट्ठा करके उसको मद्देनजर रख के वैल्यू को तय किया जाएगा। इन विच द लैंड कंसर्न्ड इज सिचुएट, जिसमें लैंड वकू जिस मौजे में जमीन वकू पजीर है। तो कहता है कि सच एस्टिमेट शैल बी मेड इन द प्रेस्क्राइब्ड मैनर, और ये तखमीना जो होगा उसके लिए जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो होगा वो रूल बनाता है, उन रूल को मद्देनजर रख के ये तखमीना लगाया जाता है। फिर कहता है कि 58 के ऊपर तशखीस लिमिट्स ऑफ असेसमेंट, कि इसकी हद कितनी होनी चाहिए, ज्यादा बर्डन भी तो ना डाल देना। तो कहता है कि इफ द लैंड रेवेन्यू इज असेस्ड एज अ फिक्स्ड एनुअल चार्ज the amount thereof and if it is assessed in the form of prescribed rate, या उसका तयन किया गया है उस रेट जो बयान किया गया है, the average amount which according to an estimate in writing approved by the government or the board of revenue, तो उसको इन रिटर्न शेप में ग्रॉस वैल्यू को इकट्ठा किया जाएगा, उसकी कीमत को फिर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और गवर्नमेंट से अप्रूव करवाया जाता है। एज द केस में भी विल बी लिविएबल एनुअली, और उसको जो चार्ज किया जाता है सालाना के तौर पर, शैल नॉट इन द केस ऑफ असेसमेंट सर्कल exceed 1/4 of the estimated money value of the net assets of assessment circle। तो असेसमेंट सर्कल एक मौजा है, उसकी नेट एसेट्स के कम से कम 1/4 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम से कम चौथाई जो है उससे ज्यादा नहीं होगी। 3 हिस्से मालिक उठा के ले जाएगा, चौथा हिस्सा आपको किसको देना पड़ेगा, गवर्नमेंट को देना पड़ेगी, आप यानी कि मद में।
फिर कहता है 62 पे एप्लीकेशन फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ असेसमेंट। तो अगर दोबारा भी किसी ने, कोई कहता है कि मेरी जमीन या में हमारे मौजे का रेट बहुत ज्यादा है, कोई अग्रीव्ड पर्सन है, तो उसकी एप्लीकेशन की दी जाती है कि इसको दोबारा असेस किया जाए, इसकी तशखीस दोबारा की जाए जो कानून के मुताबिक और मेरे हक के मुताबिक इसको तयन नहीं हुआ, या जो जिन तयन असूलों को मद्देनजर रखा हुआ है वो कानून को में उसकी शिक ही मौजूद नहीं है, उसके ऊपर तशखीस कर दी गई है मामले की, तो उसको रीअसेस भी करवाए जा सकते हैं 62 के तहत। तो कहते हैं एप्लीकेशन फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ असेसमेंट, एनी लैंड ओनर मे विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ द असेसमेंट। तो लैंड ओनर 30 दिन के अंदर अंदर, जिस दिन रेट तय होता है, ऐलान होता है कि अब इसका शेड्यूल रेट ये होगा, प्रेजेंट अ पिटीशन, एक दरखास्त पेश करेगा टू द रेवेन्यू ऑफिसर फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ द अमाउंट, अमाउंट को दोबारा कंसीडर करो, फ्रॉम और कंडीशन ऑफ द असेसमेंट, या जो असेसमेंट की शर्तें हैं उसके मुताबिक इसको दोबारा देखो कि ये तादाद में कम है। सीधी बात है, कम रेट को तो चैलेंज नहीं किया जाएगा, हमेशा चैलेंज वही होगा जो जेब पे भारी पड़ता है, और भारी जो पड़ेगा उसको ही, तो सीधी बात है शेड्यूल रेट से ज्यादा जा रहा है तो उसको वो चैलेंज करेगा। The order passed by the revenue officer on the petition shall set forth his reasons for granting or refusing it। तो जो ऑर्डर पास करेगा रेवेन्यू ऑफिसर वो रिटन शेप में होगा, उसमें रीजनिंग लिखेगा कि इन ग्राउंड के ऊपर मैंने असेसमेंट को कम किया है या बढ़ाया है। कंफर्मेशन एंड ड्यूरेशन ऑफ असेसमेंट, 63 सेक्शन आया और उसने बताया कि इसकी कंफर्मेशन जो होगी, मंजूरी जो होगी, और उसकी म्याद कितनी अरसे तक ये लागू होगा, ये सेक्शन आया और उसने बताया। तो कहता है कंफर्मेशन एंड ड्यूरेशन ऑफ असेसमेंट, एन असेसमेंट द अंडरटेकिंग ऑफ व्हिच हैज बीन सेक्शनड अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 59 शैल नॉट बी कंसीडर्ड फाइनल। जो 59 के तहत कंसीडर की गई थी, असेसमेंट की तशखीस की गई थी, उसको फाइनल नहीं समझा जाएगा, हतमी भी नहीं समझा जाएगा, until it has been confirmed by the board of revenue, के जब तक उसको बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कंफर्म ना कर दे, उसकी मंजूरी जो होगी असेसमेंट की वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू देता है। एट एनी टाइम बिफोर एन असेसमेंट इज सो कंफर्म्ड, और किसी भी वक्त जब असेसमेंट कंफर्म हो जाती है, द कमिश्नर और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 4 मॉडिफाई द असेसमेंट ऑफ एनी एस्टेट। जब एक दफा कंफर्म्ड हो जाती है असेसमेंट तो कमिश्नर और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इसको मॉडिफाई कर सकता है। तो आप, उसने वो एप्लीकेशन देने का फॉर्म भी बता दिया कि अगर किसी को रिकंसीडर करवानी है असेसमेंट मंजूरी के बाद, तो आप कमिश्नर को एप्लीकेशन देंगे या बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को देंगे, वो इसको रिकंसीडरेशन करेगा। फिर कहते हैं बिफोर एन इनहांसमेंट इज ऑर्डर्ड, कि अगर आप उसको बढ़ा रहे हैं, मामले को बढ़ा रहे हैं, रेवेन्यू को बढ़ा रहे हैं, तो उसको बढ़ाने से पहले is ordered under the provision of subsection 2 the commissioner or the board of revenue as the case may be shall cause reasonable notice to be given to the land owner by proclamation published in the manner described in section 26। अगर कमिश्नर और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू समझता है कि इसको बढ़ाया जाए मामले को, और या रेवेन्यू को जो लैंड मामला है, जमीन का मामला है, उसको बढ़ाने की वो ख्वाहिश कर रहे हैं, या उनका मूड बन चुका है, या वो कंसीडर कर रहे हैं कि बढ़ना चाहिए, तो वो एकदम से नहीं बढ़ाएंगे जब तक वो दूसरी पार्टी मतलब लैंड ओनर को नोटिस ना भेजे। बगैर नोटिस के वो उसको बढ़ाएगा नहीं, और एक अखबार इश्तिहार भी जारी करेगा टू शो काज इन अ पिटीशन addressed the revenue officer why the produced enhanced should not be ordered, और उनको शो काज नोटिस देगा कि आप हमें बताएं कि क्यों ना मैं इसको बढ़ा दूं। तो उसके जवाब, अगर ठोस जवाब देगा तो नहीं बढ़ाया जाएगा, अगर ठोस जवाब लैंड ओनर नहीं दे सकता तो फिर बढ़ जाएगा। एंड द रेवेन्यू ऑफिसर शैल इंक्वायर इनटू एनी ऑब्जेक्शन रेज्ड बाय एनी लैंड ओनर, अगर कोई लैंड ओनर ऑब्जेक्शन रेज करता है, इतराजात रेज करता है, तो वो रेवेन्यू ऑफिसर उसकी इंक्वायरी करेगा and submit such petition received by him with his report thereon to the commissioner or the board of revenue who shall consider the petition, और वो petition को consider करेगा
consider the petition and the report and shall also hear the petitioner if the petitioner so desire, अगर वो ख्वाहिश करता है। फिर कहता है कि ड्यूरेशन ऑफ असेसमेंट, अगली बात जो हमारी थी कि ये जो हमने तशखीस की है मामले की, जो हमने लगाया है, इसकी मुद्दत कितनी होनी चाहिए। देखिए हमने उसको मामले का जो था कंफर्मेशन और ड्यूरेशन देने से पहले हमने उसकी बुनियाद पढ़ी थी कि किस चीज को बुनियाद रख के हम जो है उसकी असेसमेंट मामले की तशखीस करेंगे, वो हमने उसको देखा। फिर उसने बताया कि ड्यूरेशन मुद्दत, जब एक दफा असेसमेंट हो जाए तो वो कितनी मुद्दत तक चलता रहेगा, उसके लिए सेक्शन 64 आया। ड्यूरेशन ऑफ असेसमेंट, द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू शैल व्हेन कंफर्मिंग an assessment under subsection 1 of section 63 fix a period of time for which the assessment shall remain in force। तो कहते हैं कि जब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कंफर्म करता है कि इतनी असेसमेंट होगी तो उसी ऑर्डर में वो लिख देता है कि ये जो अब मैंने तशखीस की है ये इतनी मुद्दत तक चलती रहेगी। उसी ऑर्डर में, उसी नोटिफिकेशन में उसकी मुद्दत भी लिख दी जाती है। The period fixed under subsection shall be 25 years। तो एक पीरियड जो होगा, जो एक दफा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू तय करते हैं, कम से कम 25 साल के लिए होता है कि वो 25 साल तक के लिए आबियाना इतना ही लैंड मामला जो है इतना ही चलता रहेगा। Provided that a period not exceeding 25 years and not shorter than 10 years। तो फिर उसने शर्त रखी कि 25 साल से ज्यादा भी नहीं होगा और कम से कम 10 साल से कम भी नहीं होगा। Year may be fixed for any area। जब भी वो तो 11 साल का कर सकता है, 12 साल का, और 25 तक जाएगा, 26 भी नहीं जाएगा, 9 साल भी नहीं कर सकते। The board of revenue in which canal irrigation has been introduced after the date of the order passed under the provision of subsection 1 of section 61 last previous assessment in which it has been proposed in induce such irrigation during the period fixed। फिर कहते हैं कि assessment to remain in force till new assessment take effects। अब 65 आया, कहता है कि जब तक नई असेसमेंट नाफिजुल अमल नहीं हो जाती उस वक्त तक जो पिछली असेसमेंट थी वही चलती रहेगी। कहते हैं कि notwithstanding the expiration of the period fixed for the continuance of assessment under the last foregoing section, the assessment shall remain in force till a new assessment takes effect। जब तक नई असेसमेंट अपना मुअस्सर नहीं हो जाती, अपना वो लागू नहीं हो जाती, उससे पहले जो पिछली असेसमेंट चाहे उसकी एक्सपायरी डेट भी गुजर गई वही नाफिजुल अमल रहेगी जब तक नई असेसमेंट नाफिजुल अमल नहीं हो जाती। तो ये थे हमारे असेसमेंट। अभी इसकी हम आगे हमने काइंड्स भी पढ़नी है असेसमेंट की, वो फिर अगली असाइनमेंट में देखेंगे। तो आज का लेक्चर जो है असेसमेंट का 2 लेक्चरों पे मैंने फिक्स किया हुआ है असेसमेंट को सेट करने के लिए, तो उसके लिए आज इतना काफ़ी है।